चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपका आज का टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। फाइनली आप कैलकुलस से बाहर आ चुके हैं और अब कैलकुलस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल आसान आसान नई नई चीज़ें हैं जिसका पुराना किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग है न्यू। वेक्टर्स क्या है बेटा? वेक्टर एक बेसिकली हमारे लिए एक डायरेक्टेड लाइन है। में हम पॉइंट जो होते थे हम 2D के अंदर रिप्रेजेंट करते थे पॉइंट, है ना। अब अगर हम 3D के अंदर पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, हमने 12th क्लास में पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन टू 3D, 11th क्लास में सॉरी, इंट्रोडक्शन टू 3D, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना। वो पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से प्लेन में होते हैं? कार्टेश 3D स्पेस में होते हैं, उसको स्पेस बोलते हैं। प्लेन बोलते हैं 2D वाले को और स्पेस बोलते हैं 3D वाले को। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। तो अब वो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्वेश्चंस को या तो आप पॉइंट की हेल्प से करो, लाइन की हेल्प से करो, या फिर वेक्टर की हेल्प से करो। वेक्टर इजी होता है, किसी भी पॉइंट का आप वेक्टर बना सकते हो। सर होता क्या है ये वेक्टर? बेसिकली है क्या चीज? तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, या तो स्केलर क्वांटिटीज या फिर वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मास, वेट, फोर्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एनर्जी, वॉल्यूम, और क्या बचा? इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वोल्टेज, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड, डेंसिटी, मनी, पैसा, ये सब रेसिस्टेंस, ये सारी क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हम डील करते हैं। और ये दो तरीके से डिफरेंशिएट होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। हमें पता है स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं सर? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर क्या होता है सर? सर यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन। बात करते हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं होती। लेकिन सर जहां पे मैग्नीट्यूड की भी बात हो प्लस डायरेक्शन की भी बात हो, कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? कौन सी क्वांटिटीज होती हैं सर? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे मैंने बोला वी आर मूविंग 2 किलोमीटर्स, दिस डिस्टेंस, 2 किलोमीटर क्या डिस्टेंस? वी आर मूविंग 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, मतलब मैंने जहाँ साथ में क्या बताया, डायरेक्शन भी बता दी, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैंने खाली मैंने बोला मैंने बोला कि अ मैन इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, दिस इज वेलोसिटी। डायरेक्शन भी साथ में स्पेसिफिक कर दी, ठीक है ना। या 60 किलोमीटर पर आवर टू राइट और लेफ्ट, ऐसा कुछ भी डायरेक्शन स्पेसिफिक कर दी, तो वो क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी। जहाँ पे डायरेक्शन की भी साथ में बात होगी वो वेलोसिटी, जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी वहाँ वो स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। आपको याद रखना है लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी। एरिया स्केलर। वॉल्यूम स्केलर। टेम्परेचर स्केलर। वर्क स्केलर। मनी स्केलर। वोल्टेज स्केलर। डेंसिटी, ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्पेसिफाई करने के लिए कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताओ कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है। तो आपको हर एक चीज की क्या पता होनी चाहिए? यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे मैंने किसी चीज की यूनिट मीटर में दे दी तो वो लेंथ की बात हो रही है, ग्राम या केजी में दे दी तो वो मास की बात हो रही है। टाइम मीटर पर मीटर, सॉरी मिनट, सेकंड, आवर, है ना। डिस्टेंस है ना। स्पीड आपको पता है, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार के लिए, आप याद रख लेना, है ना। अच्छा, वर्क, वर्क क्या होता है? जूल या एनर्जी होती है? जूल की एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी की वॉट होती है। हाँ तो उसकी बताओ ना, वर्क की बताओ। वर्क इज इक्वल टू, अरे अबे वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अबे हद कर रहे हो, पावर, पावर, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? मीटर। तो क्या होता है बेटा? मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर सेकंड कैसे हो गया? न्यूटन मीटर अपॉन दौड़ी है।
अच्छा, तो बेसिकली अपने को सारी, अच्छा पैसे की यूनिट क्या होती है? रुपीस, ठीक है ना। वोल्टेज की वोल्ट्स, डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लिख लेना जो बातें ना पता हो, थ्योरी है, 5 यूनिट की थ्योरी है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की क्या होती है? केजी या ग्राम कुछ भी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसी यूनिट बनेगी तो वो किसकी बात हो रही है? डेंसिटी की। और डेंसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। रेसिस्टेंस की क्या होती है? ओम, OHM, है ना। सिंबल होता है उसका एक ऐसा अजीब सा, है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में होता है एक डिस्टेंस ही है, बट साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करी होती है, ठीक है ना। वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, बट डायरेक्शन भी साथ में दे रखी होगी। एसिलरेशन, नो नो, एसिलरेशन का मतलब होता है कितनी तेजी से बढ़ रही वो, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है उसको हम एसिलरेशन कहते थे, ठीक है ना। अरे भाई, dx/dt इज वेलोसिटी एंड d2x/dt स्क्वायर इज एक्सीलरेशन, और x इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मतलब अगर, हाँ मतलब मैं अगर चेंज करूंगा डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को पर यूनिट टाइम में तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, और उसका डबल डेरिवेटिव कर दूंगा तो वो एक्सीलरेशन हो, ठीक है ना। फोर्स, फोर्स क्या होता है? हाँ, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये क्या होता है सर? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, mv, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या, रट रट लो, रट लो। कॉमर्स वाले भी हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं, मैं सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ। रट लो फटाफट, इनको रट लो जल्दी से, मैं फिजिक्स पढ़ाने तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। रट लिया आप लोगों ने? या, रट, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ गया बेटा। अच्छा, आंसर भी दे रखे हैं साथ में, अरे यार। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। 5 सेकेंड्स, सेकेंड मतलब टाइम, स्केलर क्वांटिटी 10 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या थी? स्केलर, 30 किलोमीटर पर आवर, स्केलर क्योंकि साथ में डायरेक्शन नहीं दे रखी, और नीचे दे रखा 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी साथ में डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है ना। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मास अपॉन मास, ना ना, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। डेंसिटी होती है मास अपॉन, अच्छा ये गलती है फिर यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ठीक कर लेना बेटा, टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम क्यूब होता है ना, वो क्या है बेटा? डेंसिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। समझ गए आप? बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का ही। नहीं, ये सॉल्व नहीं है, ये तो हमने साथ में आंसर दिए हैं आपको। जी सर। सेकंड है, अब सेकंड अनसॉल्व है बेटा। करके दिखाओ, ठीक है ना। क्लासीफाई, क्लासीफाई द, हाँ करो करो, अपनी नोटबुक में करो फटाफट। फर्स्ट क्या है? 10 kg वेक्टर, मास है ये, मास और वेट में फर्क होता है ना। वेट में यही होगा, लेकिन उसमें साथ में वो उतार रखा होगा, साथ में कुछ डायरेक्शन उतार रखा होगा। 40 डिग्री, डिग्री इज टेम्परेचर, साथ में सेल्सियस या कुछ देना चाहिए था वैसे। 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर। 40 वॉट, वॉट किसकी? पावर, पावर क्या होता है? स्केलर। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लेंगे आप, होमवर्क है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की। क्या सर? डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पूछ लेगा तुमसे टीचर वाइवा में 20 नंबर के, ठीक है ना। बेटा, बेटा वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है, इनिशियल को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। और वहां पे सवाल मार्क्स का है ही नहीं, वहां पे इज्जत का सवाल है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, लिखो फटाफट। जी लिखो सर, लिखो, लिखने के लिए आए हैं आप। जी सर।
वेक्टर इज अ बेटा शांति से, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर क्या है सर? एक डायरेक्टेड लाइन है। तो जो डेफिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का? जैसे ये लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ये डायरेक्शन हो सकती है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसको मैं ऐसे दूंगा बेटा, अगर मैंने इसको ए से बी की तरफ ऐसे पॉइंट आउट कर दिया तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ए वेक्टर, या फिर आप इसको कहते हो ए बी वेक्टर, ऐसे है ना। अगर मैंने इसको ऐसे उल्टा कर दिया और इस साइड ए है इस साइड बी है, नाउ दिस इज बी ए वेक्टर, या नाउ दिस इज बी ए वेक्टर, ठीक है ना। नहीं, ठीक है ना, एरो इधर ही जाएगा हमेशा, जिधर एरो आ रहा है उधर आपको इधर रखना है, ठीक है ना। लिखते जाओ बेटा, चीजें ना डेफिनेशंस बहुत सारी हैं और पेपर में ऐसा कुछ नहीं आना, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको पहले समझनी पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए, और क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसे समझ एकदम सही है। ज़्यादा प्रैक्टिस वाला चैप्टर ही नहीं है, समझने वाला चैप्टर है। कैलकुलस था कि जितना प्रैक्टिस कर लो उतना कम है, नए नए क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ने अगर पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से समझ लिया तो उसके अलावा लिमिटेड क्वेश्चन है, 40 35 40 क्वेश्चन है, बस उसी टाइप के ही बन सकते हैं। समझ सही होनी चाहिए, ये प्लीज इसको थोड़ा समझ के चलना टॉपिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये हटा दूं, आपने नोट कर लिया है तो, ठीक है ना, आपने नोट कर लिया। बड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, समझते चलना बेटा, ठीक है। और इसको भी छोड़ दिया तो बस फिर तो फेलियर की कगार पे है हम लोग, ठीक है ना, अगर कैलकुलस पहले ही छोड़ चुके हैं तो ठीक है ना। ये तो हमारा मस्ट टू डू टॉपिक है, मतलब करना ही करना है, ठीक है। हाँ, ये मैं साफ साफ धमकी दे रहा हूँ कुछ बच्चों को, ठीक है बेटा। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ऑब्वियसली जहाँ एक्स एक्सिस है ना, एक्स इधर ही नहीं है इधर भी है, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो बना नहीं रहा हूँ मैं, आपको पता ही होगा, ये हमने 11th क्लास में भी बात करी थी। अच्छा, चलो मैं एक बार ऐसे 3D में दिखाऊं, तो वो कोना है मान लो, है ना, वो कोना है, और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, वो वाली जेड एक्सिस है। ऊपर वाला कोना दिखा दूं तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये नीचे वाला जेड हो गया। समझ गए आप? अब ऐसा है कि मैं चलो नीचे वाले को, उस पॉइंट को जो कॉर्नर पॉइंट है उसको ओरिजिन मान रहा हूँ, और ये मेरे पास एक पॉइंट है हवा में। अब इस पॉइंट पे आने के लिए आपको अगर मूव करना है तो सीधा मूवमेंट कोई नहीं हो सकता। पहले आप इधर से यहां तक आएंगे एक्स तक, तो क्या कहेंगे? एक्स का मूवमेंट। फिर वहां से नीचे ही वाई का मूवमेंट होगा, नीचे 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 वाई, और फिर हाइट लेगा तो वो जेड। तो रास्ता क्या होगा? एक्स, वाई और जेड, इस तरीके से कोऑर्डिनेट आ रहा था। लेकिन अब हमें वेक्टर पढ़ना है, तो वेक्टर क्या कहता है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है कि इस पॉइंट से अगर आप एक डायरेक्टली लाइन बना दो, ओरिजिन से डायरेक्ट इसके ऊपर एक लाइन बना दो, तो उसको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे? जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, मैं ओरिजिन से एक सीधी लाइन इसकी तरफ बना दूं तो उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहां पर हो जाए तो उस ओरिजिन से इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, ओरिजिन से जो लाइन आ रही है उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर is a vector starting from origin to that point, जिस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो। नहीं समझ में आई बात? हम जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं उस पॉइंट तक की लाइन कहां से? ओरिजिन से, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? कोई आपसे वाइवा में पूछ ले पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा ओरिजिन से। समझ गए आप बात को?
ठीक है, हाँ जी। नहीं नहीं, इक्वेशन क्या होगी, जैसे ये मान लो हवा में पॉइंट है कोई, ठीक है ना, ये P पॉइंट है, x भी कोऑर्डिनेट है, इसमें y भी है, z भी है, हवा में है, वैसे मैं बना नहीं सकता इसलिए मैं पे बना रहा हूँ। तो यहाँ से जो वेक्टर बन रहा है इसके ऊपर, इस वेक्टर को मैंने a वेक्टर बोल दिया, एंड दिस a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसको बेटा आप a वेक्टर भी बोल सकते हैं, और इस a वेक्टर को आप चाहो तो OP वेक्टर भी कह सकते हो सर, OP वेक्टर। एक बात मैं और यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि इस OP वेक्टर का या A वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है बेटा, लेंथ। इस वेक्टर की अगर हम कभी लेंथ निकालें या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो हमेशा क्या होगी सर, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x y z। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, x y z, और कहां से शुरू हो रहा है, 0,0,0। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि इधर का तो मुझे पक्का पता है ना, हमेशा ओरिजिन से ही चलेगा। समझ रहे हैं आप बात को, समझने की बातें हैं, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो प्रेजेंटेशन भी समझा दिया मैंने, और मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी बता दिया आपको, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, समझ गए आप। तो वेक्टर के बारे में ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही है बेटा। चलिए आगे, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं इसके अंदर और ऐड कर देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मॉड A इज लेस देन 0, मॉड A, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज लेस देन 0 हैज नो मीनिंग। क्यों सर, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है सर, डिस्टेंस है सर, मैग्नीट्यूड तो लेंथ होती है, और लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड 0 से छोटा है, ये एक बकवास बात है, ऐसा कभी नहीं होता। इसी के अंदर छोटी चीज एक और नोट कर लीजिए, देखो बेटा, ये हमारे पास मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, ये तीनों क्या है, एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अगर मेरे पास एक ये a पॉइंट है, मुझे इस a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो कैसा बनेगा बताओ, ओरिजिन से एक वेक्टर बना देंगे, दिस इज कॉल्ड a वेक्टर। दिस a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। अगर ये मेरे पास एक b वेक्टर है, b पॉइंट है, और इस b पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो दिस विल बी द वेक्टर एंड दिस लेंथ विल बी, तो ये भी एक वेक्टर है, बट दिस इज नॉट पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ए बी इज ऑल्सो अ वेक्टर, हम उसकी भी बात करेंगे, बट दैट इज नॉट पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं इस सी पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर बनाऊं, तो दैट वुड बी सी वेक्टर। इसको भी लिख देना कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स। लिखते जाना बेटा फटाफट, आपके नोट्स ही आपके साथ देंगे लास्ट में, ठीक है ना, सारी बातें दोबारा पढ़ाई नहीं जाएंगी, ये नोट्स ही आपका साथ देंगे बेटा लास्ट में, तो अच्छे से बनाना। पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तीनों ही क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर्स होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर पहला वेक्टर क्या है बेटा, जीरो वेक्टर। देखो अ वेक्टर हुज वेक्टर, नेक्स्ट लिखो बेटा जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज, मैं बोल दूं आप लिख लेंगे, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब क्या बकवास बात है ये, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे खत्म हो रहा है, तो एक पॉइंट की बात कर रहा है, जो एक पॉइंट होता है, जो एक डॉट होता है,
तो कोई लाइन नहीं बन रही, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, उसको जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। समझ गए आप? तो डॉट है पॉइंट। अब बोलो पॉइंट को वेक्टर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बोलो जीरो वेक्टर, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है ना? जैसे कि इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर। अब बच्चा ये मत समझ ले कि ए से शुरू होगा ए पे खत्म हो जाएगा। अरे भैया, सर्कुलर तो वेक्टर होता ही नहीं है ना। वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या है? एक लाइन है। तो सर्कुलर नहीं घुमा सकते आप उसको। ठीक है ना? तो वो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, पॉइंट विच हैज नो लेंथ। ठीक है ना? ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। या मैं इसको ऐसे जीरो के ऊपर वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना? जीरो वेक्टर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन सी होगी? हाँ, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। और जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती उसको हम ये नहीं कहेंगे नो डायरेक्शन, हम कहेंगे एनी डायरेक्शन। पॉइंट का डायरेक्शन किधर है पता नहीं, किसी भी किधर भी हो सकता, एनी डायरेक्शन। ठीक है ना? डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? दैट इज एनी डायरेक्शन। नो डायरेक्शन बोल देना तो डिफाइन कर देना ना। हम बोले कि क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर, मैं बोल दूं यहाँ से लेकर फलानी जगह का रास्ता क्या है, हम लोग कोई रास्ता नहीं है, डिफाइन कर दिया हमने, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना? और अगर मैंने बोल दिया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैंने डिफाइन नहीं किया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, सारे ही ऑप्शन दे दिए, सारे ही जाते हैं, तो मैंने डिफाइन नहीं कर पाया उस चीज को। वहां पे वो एनी डायरेक्शन होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड नो। नो कहना बहुत अलग चीज है और नॉट डिफाइंड कहना बहुत अलग चीज। ठीक है ना? तो नो डायरेक्शन नहीं बोलते हम यहाँ पे, क्या बोलते हैं? एनी डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ए वेक्टर कह दो या इसको बी वेक्टर कह दो, ये सारी बातें किसके लिए होती हैं? जीरो वेक्टर के लिए होती। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है पूरे चैप्टर में, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? तो आप सब कुछ पढ़ते आओगे वो यूनिट वेक्टर ही पढ़ोगे सबसे ज्यादा। देखो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। बच्चा बोलेगा यूनिटी क्या होता है? यूनिटी एकता। एकता कपूर वाली नहीं, एकता वैसे, एकता मतलब एक है ना। एकता मतलब एक है। अबे तुझे क्या याद आ गया? अरे यार, एक तो इनका पता नहीं, कोई हाल नहीं है तुम्हारा, कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं, बर्बाद है जिंदगी तुम्हारी। हाँ, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ठीक है ना? हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है ना? या यूनिट, या कह लो वन, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? सुनो, अब क्या है, मेरे पास एक, आपने डेफिनेशन लिख ली ना पक्का? ठीक है, मेरे पास एक, हटा दो इसको, लिख लिया था ना भाई? अरे जगह थोड़ी कम है यार यहाँ पे। ठीक है ना? मेरे पास एक ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, सबसे काम की बात यही कर रहा हूँ अभी तक की। है ना? ये ए वेक्टर है। ठीक है ना? और इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। ठीक है ना? अब अगर हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन तो वही रखें जो पहले थी, डायरेक्शन तो वही रखें जो पहले थी, लेकिन सिर्फ एक यूनिट तक का एक वेक्टर इसमें से निकाल दें। मैं मान के चल रहा हूँ ये एक से ज्यादा यूनिट का वेक्टर है। ठीक है ना? हाँ, उसमें से हम उसका एक यूनिट का वेक्टर ले लें, डायरेक्शन कौन सी? इसी की डायरेक्शन सेम, तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। सेम नहीं आएगा ना, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, की लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। किसी भी वेक्टर का अगर मैं एक यूनिट पार्ट ले लूं, यूनिट पार्ट ले लूं मतलब एक यूनिट मैग्नीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट ले लूं, लेकिन डायरेक्शन वही रखूं, तो उस वेक्टर का, इसको येलो वाले को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और इसको कैसे लिखते हैं आप? ए कैप। क्या लिखते हैं? ए कैप। ठीक है ना? दिस इज यूनिट वेक्टर। अब क्या बोलोगे? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप is 1 unit and direction is same as vector A। ठीक है? अब आपको एक बात और बताता हूँ छोटी सी। ये हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है ना?
और अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस का भी तो एक वेक्टर बनेगा, वाई एक्सिस का भी तो एक वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट का। अब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक छोटा सा वेक्टर ले लूं, ध्यान से देखो भैया, फालतू बात का टाइम नहीं अपने, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर एक यूनिट का वेक्टर ले लूं तो उसको क्या बोलता हूं मैं, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, विच इज ऑलवेज डिफाइंड बाय आई कैप। आई कैप क्या होता है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ, वाई का होता है बेटा जे कैप, और जेड का होता है बेटा के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। अब मुझे सुनो, अब मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट्स तक मूव करना है, तो अब मैं कितना मूव करा उसके ऊपर, 4 आई कैप। मैंने जैसे मैंने बोला ना 4 आई कैप, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्स एक्सिस में मूव किया, क्योंकि बच्चे को डायरेक्शन तो समझ में आ गई। आई कैप मतलब ये एक्स एक्सिस पे गया होगा, ठीक है ना। 1 यूनिट जाता तो आई कैप, 2 यूनिट गया तो 2 आई कैप, 3 यूनिट गया तो 3 आई कैप, 4 यूनिट गया तो 4 आई कैप। मैं बोल दूं प्लस, मैं साथ में प्लस जे कैप भी गया, पर अच्छा एक्स की तरफ 4 यूनिट गया और वाई की तरफ 1 यूनिट गया, समझे आप। फिर मैंने बोल दिया मैंने मूव किया भाई 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो बच्चा समझ जाएगा कि 3 यूनिट गया था एक्स की तरफ, 2 यूनिट गया था वाई की तरफ, और 5 यूनिट गया था जेड की तरफ। तो जो पॉइंट गया बना होगा, ये बना होगा 3,2,5, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बना, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ गए आप। अब उस पॉइंट तक जाने का जो रास्ता होगा वो हम वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर लेंगे कि 5 आई कैप मतलब 5 यूनिट हम एक्स की तरफ गए, 2 जे कैप मतलब 2 यूनिट हम वाई की तरफ गए, और 5 के कैप मतलब हम 5 यूनिट जेड की तरफ गए। और वहां से हमने सीधा ओरिजिन से, अगर मैं उस पॉइंट को टच करा दूं 3,2,5 को, तो मैं उसका वेक्टर क्या बोलूंगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। आप समझे मेरी बात को, नहीं समझे? बहुत बढ़िया, अभी मैं इसके ऊपर और बात करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझ गए आप। आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 90 सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में उतना ही होता है, ठीक है ना। आई और के बीच में एंगल कितना होगा, 90, और जे और के बीच में एंगल कितना होगा, 90। आई कैप के मैग्नीट्यूड कितना है, एक सेकंड सुहानी, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, एक सेकंड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। ऑब्वियसली सर वो यूनिट वेक्टर है, इतना टाइम कैसे लग सकता है ना। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, सर वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। समझ गए आप, नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ ली, दैट इज यूनिट वेक्टर, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट लिखो बेटा इक्वल वेक्टर। देखो 2 वेक्टर्स, जल्दी से लिखो, लिखते जाओ, लिखने का काम ज्यादा है आज, ठीक है। 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are said to be equal if they have same magnitude and same direction। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो कहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है, नहीं ये भी तो हो सकता है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन ये देखो ना, ये दोनों वेक्टर आपको दिख गए साफ साफ, है ना। ये दोनों वेक्टर आपको साफ साफ दिख गए। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं सर, आपस में इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप ये ए वेक्टर बनाया मैंने, और मैंने इसका आधा वेक्टर बनाया, आधा, तो ये क्या हो गया, 1/2 ऑफ ए वेक्टर। अभी दोनों की डायरेक्शन तो क्या है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। समझ गए। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना पड़ता है सर, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। समझ में आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो मेरे पास एक ए वेक्टर था, समझिएगा, मेरे पास एक ये ए वेक्टर था,
मैं इस वेक्टर का, सुन लीजिएगा ध्यान से, इस वेक्टर का बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर बना दूं सेम मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन उल्टी कर दूं, डायरेक्शन बिल्कुल पलटा दूं इसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रखूं, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर दूं लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रखूं, तो उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ये ए वेक्टर है, मैंने इसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या कर दी, चेंज, उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रखा, सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। एक और भी बन सकता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसी पॉइंट से अगर इसको वापस की साइड ले जाऊं, ये भी क्या बनेगा, माइनस ए वेक्टर। ये फिगर जरूर बना लेना, आपको फिगर ही याद दिलाएगा सारा कुछ, सर ने ऐसा बनाया था कुछ, ये ए वेक्टर, ये अगर ये है तो ये माइनस ए वेक्टर ये है, और माइनस ए वेक्टर ये भी है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं इस वाले की, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल हम और रख सकते हैं, ए बी वेक्टर, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या होगा, ऐसा कुछ, ये ए है, ये बी है ना। अगर मैं इसको बिल्कुल उल्टा कर दूं, ये क्या बन जाएगा, बी ए वेक्टर, क्या बन जाएगा, बी ए वेक्टर। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, दोनों को इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के सामने माइनस लगाना पड़ेगा सर। तो बी ए वेक्टर जो होता है वो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर के क्या होता है, बराबर हो। देखो सर देखो, ये ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो एक किसी एक पे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे यार। 4 और -4, तो दोनों एक दूसरे को क्या है, नेगेटिव है, तो किसी एक तरफ, किसी भी एक तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या, ठीक है ना, किसी भी एक साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, ठीक है, नोटेड, समझ आ गया। अच्छा, एक एक दो डेफिनेशन इसके अंदर दी नहीं है, वो भी लिख लेते हैं। देखो, को इनिशियल वेक्टर्स, नोटेड, ये नोट कर लिया इतना, ये है बेटा, को इनिशियल वेक्टर, पहले लिखो को इनिशियल वेक्टर, ये तो सब साफ साफ बता रहा है, ऐसे दो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, डायरेक्शन कुछ भी जाए उसकी, लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। लिख लोगे आप डेफिनेशन, इफ two or more vectors having same initial point are called co-initial vectors। लिख लेंगे बेटा, two or more vectors having same initial point are called co-initial vector। हाँ, ये बच्ची कह रही है कि देखो, जो अपने अभी हमने बनाया था ना ए वेक्टर, और उसी से ज्वाइन करके माइनस ए बना दिया था, अगर उसी पॉइंट से स्टार्ट करके पीछे की तरफ लेके जा रहा था तो वो को इनिशियल था, और जो नीचे वाला बना रहा था वो को इनिशियल नहीं है ऑब्वियसली, है ना। जो भी दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे दे आर को इनिशियल वेक्टर्स, समझ गए। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर्स देखिए, को लीनियर वेक्टर्स देखिए, को लीनियर वेक्टर भी मैंने समझा दिया है वैसे तो आपको, इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। इफ टू और मोर वेक्टर्स, लिख लीजिए, इफ टू और मोर वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन irrespective of their magnitudes, if two or more vectors have same direction irrespective of their magnitude are collinear vectors, that is if two vectors are parallel, अच्छा सॉरी, हाँ, अच्छा सॉरी, सेम, मैंने क्या बोलते पहले, क्या बोला था मैंने, सेम डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन नहीं, have if two vectors are काटे ना, if two vectors are parallel irrespective of their magnitude and direction, समझ नहीं आया होगा,
देखो ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, मैंने इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दिया, और ये वेक्टर मेरे पास मैंने 2a बनाया था, 2a। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है? मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैरेलल है, तो दोनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, मैं इसके आधा भी बना सकता था, आधा 1/2 ए वेक्टर, ये भी क्या है? कोलिनियर वेक्टर। मैं इसका नेगेटिव भी बना सकता था, रहना वो पैरेलल ही चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, पैरेलल रहनी चाहिए। लेकिन अब बच्चा बोले डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। पैरेलल रहने का मतलब या तो सेम होगी या ऑपोजिट होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो सेम डायरेक्शन में होगा तब भी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब भी। अच्छा एक बात बताओ, किससे पूछूं? कौन आना चाहेगा? त्यागी जी से पूछ। त्यागी जी एक बात बताओ, सोच। मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, उसी वेक्टर का मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया। अब आप मुझे बताओ, यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर दोनों आपस में कोलिनियर है या नहीं है? होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा वही होती है, ठीक है ना, मतलब हर वेक्टर खुद के हमेशा क्या होता है? पैरेलल। तो इसका मतलब एवरी वेक्टर इज कोलिनियर ऑफ देयर यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर अपने यूनिट वेक्टर का तो क्या होता है? कोलिनियर ही होता है। समझ गए आप? ठीक है, और इसका इधर भी जा सकते थे हम, है ना, ऐसे भी जा सकते थे हम, इस सर, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना, ये कहने को बी वेक्टर हो सकता है। तो ये सारे वेक्टर आपस में क्या है बेटा? कोलिनियर वेक्टर। इनिशियल पॉइंट का कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, वो कोई इनिशियल वेक्टर में है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से भी सेम जा सकता है। ये भी तो पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है, डायरेक्शन तो सेम ही है, ऑपोजिट है बिल्कुल। ये भी क्या है? कोलिनियर, ठीक है। चले आगे, अब हटा दें इसको, अब नोट कर लिया सारा कुछ। चलिए देखो बेटा, मुझे लगता है मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ में, तो यहाँ से नहीं पढ़ाना चाहिए अब। अच्छा, यहाँ आ जाना चाहिए। Which of the following vectors are collinear vector? चलो कोई नहीं, ईमानदारी तो कहीं ना कहीं होगी, कुछ थोड़ी बहुत बची होगी, है ना। कोलिनियर वेक्टर, ए कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर आर पैरेलल। अच्छा, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर आल्सो पैरेलल, ठीक है ना, तो तीन पेयर मिलने चाहिए, तो ए सी एंड डी, ठीक है ना, ये तीनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स। समझ गए आप? नहीं समझे? समझ गए। सेकंड क्या है बेटा? इक्वल वेक्टर कौन कौन से? ए और सी, क्योंकि इनका क्या डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी सेम, ठीक है ना बेटा। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, दे आर इक्वल वेक्टर्स। और कोई इनिशियल वेक्टर सी एंड डी जो सेम पॉइंट पे स्टार्ट होंगे, ना बी एंड डी भी तो होगा, बी सी एंड डी तीनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कौन से वेक्टर हो गए? को इनिशियल वेक्टर हो गए। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जी सर, व्हाट क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, यहाँ पे ये खत्म हुआ है, यहाँ पे ये शुरू हुआ है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका टर्मिनल पॉइंट है और यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट। समझ गए आप? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। 10.1 एक्सरसाइज, अभी पहला वाला भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको होमवर्क दे रखा है, 3 आपको होमवर्क दे रखा है। चलो चौथा और पांचवा करते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, फिर चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, करो। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। को इनिशियल कौन कौन से हैं? ए एंड डी, ये दिख रहे हैं मुझे तो, है ना, ए एंड डी। इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं? बी एंड डी। कैसे? इन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तुमने ध्यान नहीं दिया। बी और डी, इनकी डायरेक्शन सेम है,
मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन में तो देखोगे देखोगे, ठीक है ना। तो बी एंड डी आर इक्वल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ए एंड सी। ये कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, हालांकि ये भी कोलिनियर है लेकिन ये इक्वल भी है, वो नहीं मांगे थे उसने, ठीक है ना। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड ए माइनस वेक्टर आर ऑलवेज कोलिनियर, यस बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो फॉल्स है सर। अलग अलग मैग्नीट्यूड भी हो सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड था, हाँ जी। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नो 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 नो, है ना, ऐसा नहीं होता। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नो। ये एग्जांपल ये है ए एंड सी, ये दोनों कोलिनियर है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है सर। सामने एग्जांपल बैठा था हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो बेटा फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। अगर मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, ये वेक्टर क्या है बेटा, मान लेते हैं ए बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर इस ए बी वेक्टर को, सुनो, इस ए बी वेक्टर को आप मूव करा सकते हो, ये जो मूवमेंट करा रहा हूं ये इसके ही पैरेलल हो रही है नहीं हो रही है बताओ, इसी के पैरेलल हो रही है, इसके पैरेलल, इधर मूव कराऊं, इधर मूव कराऊं, आगे मूव कराऊं, पीछे मूव कराऊं, लेकिन इसी के पैरेलल। मैं इसकी डायरेक्शन को नहीं हिला सकता, मैं इसकी डायरेक्शन को मूव नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। मेरे पास अगर ये वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली जैसे मर्जी मूव करा दूं, जैसे मर्जी, जैसे मेरा मन करे वैसे हिला दूं, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। कोई भी वेक्टर जो होता है वो फ्री वेक्टर ही होता है। जैसे मेरे पास मान लो आज ये ए वेक्टर है, कल को मेरे पास एक और बी वेक्टर है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। ऐसे कैसे एंगल निकाल दो इन दोनों के बीच में, मैंने कहा हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, हर वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर। अब अगर हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है तो उसको आप फ्रीली मूव करा सकते हो, मतलब उसके पैरेलल मूव करा सकते हो सर, ऊपर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो सर, यहाँ पे ले आओगे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो इसके बीच में एंगल निकल जाएगा। जितने भी वेक्टर्स के साथ आप खेलते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, उनका एंगल निकालते हो, वो सारे के सारे वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, फ्री वेक्टर्स हैं, और उनको आप पैरेलली मूव करा सकते हो, बट यू कांट चेंज इट्स डायरेक्शन। आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, जो डायरेक्शन इसकी पहले थी वही डायरेक्शन अब है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है घुमा देना, एंगल बदल देना। समझ गए आप, नहीं समझे? तो आप इसकी डेफिनेशन क्या है, आपकी बुक के अंदर भी दे रखी है, आपको अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर, आप वहां पे भी मार्क कर सकते हो और लिख भी सकते हो। बुक के अंदर कहाँ लिखी हुई थी सर, के अंदर लिखी हुई थी कहाँ पे, हाँ ये है, देखो, रिमार्क, द वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच दैट एनी ऑफ देम may be subject to its parallel displacement without changing its magnitude and direction, ठीक है ना। such vectors are called free vectors। देखो, vectors in which parallel displacement is possible, vectors in which parallel displacement is possible without changing its magnitude and direction are called free vectors। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके टीचर वाइवा में पूछेंगे ही पूछेंगे, क्यों, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर में तो आता नहीं है, वो अजीब सी बात पूछते हैं, पूछेंगे फ्री वेक्टर क्या होता है बेटा। आप बोलोगे कि सर किसी भी वेक्टर को जब मैं पैरेलली डिस्प्लेस करा सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ, वो कौन सा वेक्टर है मेरे लिए, फ्री वेक्टर है। बस मैं फ्री वेक्टर की क्या चेंज नहीं कर सकता, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। समझ गए आप, डेफिनेशन नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, हाँ जितने वेक्टर आपने पढ़े हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स ही थे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है एक जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, तो हमने छोड़ा था, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री
30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ बनाना है सर, पहले तो आप डायरेक्शन बनाओगे। कैसे कैसे होता है सर? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही होता है? गलत तो नहीं बोल रहा मैं कुछ? यही होता है ना? ठीक है, कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, इसलिए पूछता हूँ आपसे। यही है पक्का? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ में, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में तो कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें तो मैंने याद कर रखा है, वी हम, है ना? वी बनता है ये वर्ड, ठीक है ना? डब्ल्यू इधर आएगा, ई इधर आएगा, ठीक है? चलो एनीवे, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या बनाना है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री किधर जाना है? वेस्ट की तरफ जाना है। कहां से? साउथ से। तो साउथ से 30 डिग्री जाना है इधर, वेस्ट की तरफ। और सर कितने किलोमीटर का बनाना है? 40 किलोमीटर का। तो आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का बनाना है, 1 2 3 4, ऐसे बना देना। ये ओ, ये है पी। फिर बोल देना बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और बोल देना बेटा ओपी रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड डिस्प्ले। समझ गए हैं आप भैया? नहीं समझे? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना? वेस्ट ऑफ साउथ, ये समझ गए आप? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? नोट कर लिया आपने? ये बना लिया? अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, खुद से बनाना, बनाओ फटाफट। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लिखते हैं सर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें हैं जो मैं कभी करूंगा, ठीक है ना? ध्यान से लेना, ठीक है ना? ये मेरे पास एक ए वेक्टर है और मेरे पास ये एक बी वेक्टर है। ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, या यूं कह दो, नाम दे देते हैं। ये मेरे पास एक ए बी वेक्टर, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास बी वेक्टर। मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करवाना है। क्या करना है? ऐड कराना है। तो बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो एक दूसरे के साथ तो ऐड होते नहीं, ऐड कराने के लिए आपको इनको क्या करना पड़ेगा सर? ज्वाइन करना पड़ेगा। जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो, या तो ये को इनिशियल हो, या फिर जहां से शुरू हो रहा है वहां से हो, कुछ ना कुछ तो आपको इनको, और फ्रीली मूव करा सकता हूँ, ये बात आपको पता है। वेक्टर को कभी फ्रीली मूव कराया जा सकता है। अच्छा सुनो, अब किसी भी वेक्टर में अगर ये ए वेक्टर है, जहां पे ये खत्म हुआ वहीं पे ये से ये शुरू हुआ, तो दुनिया जानती है कि ये वाला वेक्टर जो होता है इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। हाँ ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। बच्चा बोलेगा सर प्रूफ दो। अरे भाई प्रूफ थ्योरम का होता है, लॉ का थोड़ी प्रूफ होता है, ठीक है ना? फर्क समझो। कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ थ्योरम होती है, कुछ एक्सियम होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, और कुछ कॉरलरी होती हैं मैथ्स के अंदर है ना? ये सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। नहीं नहीं, इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती ठीक है ना? ये तो मैथमेटिकल टर्म्स है सारी की सारी, ठीक है ना? तो बेसिकली ये क्या है? लॉ। और लॉ के कोई प्रूफ नहीं होते, लॉ का तो कानून मतलब है ना, कानून तो फिर कानून है भैया, ठीक है ना? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है प्यारे बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है आज के बाद, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। याद रखेंगे आप? ए बी प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी। डायरेक्शन भी ध्यान रखना, ये मत बोल देना कहीं दिस इज ए सी वैक्टर, यहां से जाएगा वापस। अच्छा एक यहीं पे अगर बात हो ही चुकी है तो मैं भी कर लेता हूं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। जीरो नहीं होता कुछ भी, वेक्टर का ऐड करके वेक्टर ही आएगा, दैट इज जीरो वेक्टर, ठीक है ना? दैट इज, हाँ नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर, सही है ना? अच्छा ए बी वेक्टर प्लस
BC वेक्टर, अगर इस AC वेक्टर का उल्टा करूं तो वो हो जाएगा सर CA वेक्टर। बोलो बात सही है गलत है? पर वो कितना आएगा? 0। सर कैसे? देखो समझो, अगर आप AB गए, हाँ सर AB पे गए, फिर BC वेक्टर मूव करा आपने, जी हाँ सर BC वेक्टर मूव करा, फिर आपने C से स्टार्ट किया और वापस A पे आ गए, तो देखा जाए तो ये वेक्टर क्या बन गया? A वेक्टर बन गया। जहां से शुरू किया वहीं पे आ गए। और ए वेक्टर आपको मैंने कल पढ़ाया था, अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो तो वो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? 0 वेक्टर। तो मतलब ऐसा कोई भी लंबा सा वेक्टर बन जाए कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आ गया, तो पक्का तो पता चलेगा कि सबका एडिशन क्या है जी? 0। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना डायरेक्शन में। लेकिन अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर यहां से वापस जा रहा है तो वो अलग चीज है, और ये ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर वापस आ गया सी ए वेक्टर, वो अलग चीज है। ये कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा? ये एक आध नंबर में आएगा और बहुत घुमा के आएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, एक छोटी सी चीज, थोड़ी सी ध्यान से ध्यान दोगे तो मैं एक और पढ़ा देता हूँ, बट ध्यान बहुत ज्यादा देना बेटे, नोट वोट मत करो, अभी कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं बिखर नहीं गई, मतलब बहुत कोई मुश्किल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। इधर देखो, ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये मेरे पास एक क्या है? ए वेक्टर है। बढ़िया। ये सर हमारे पास एक कहने को ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है सर? एक बी वेक्टर है। हाँ सर ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो आप मुझे बताइए ये वाला वेक्टर क्या होगा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत बढ़िया सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा अब मेरी बात एक और सुनना कि सर इसी वेक्टर में से, इस वेक्टर में से मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बाहर की तरफ खींच दूं, सेम लेंथ ऊपर वाले की उतनी ही लेंथ, ऐसे हो गई मान लो, ठीक है ना? तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? माइनस बी वेक्टर। वेरी गुड, मैंने मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, डायरेक्शन उसकी बिल्कुल विपरीत कर दी, ऑपोजिट कर दी, ठीक है ना? तो सर ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन उल्टी है। अच्छा अब इसमें और इसमें अगर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो बताओ क्या आएगा? ये वाला जो वेक्टर होगा ये बेसिकली कौन सा वेक्टर होगा सर? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बहुत बढ़िया, दिखाना चाहता था, ठीक है ना? ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां लग रहा है, ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक गए आप इस बात को? नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक लास्ट चीज और देख लीजिए, लास्ट, ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, जी हाँ सर ये ए वेक्टर है। ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, जी हाँ सर ये हमारे पास एक बी वेक्टर है। मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट सेम होंगे सर? हाँ सर, तो ये इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है ना सर? इसकी डायरेक्शन भी यही होगी बी, तो ये है वैसे ही है, क्या कर देता आएगा, ठीक है? अच्छा, और ये मेरे पास एक, आप समझ गए, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर। लग क्यों नहीं रहा पैरेललोग्राम? ड्राइंग साफ नहीं है। ये ए वेक्टर है, लग रहा, चलो अब मान लो कि सही है बनाया मैंने, ठीक है? ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, क्या सुंदर डायग्राम बनाया, ठीक है ना? नजर ना लगे, फटाफट नोट, ठीक है ना? अब सुनो मेरी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मैंने आपसे पूछा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल की लेंथ कितनी? बहुत बढ़िया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दुनिया में यहाँ बैठा हर बच्चा बता दे। बहुत बढ़िया, दूसरी वाली बताओ क्या? एक और बचा ना, बी माइनस ए, गलत है। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक, अरे आओ सिखाता हूँ सिखाता हूँ। गलत, ए माइनस बी होगी, हाँ एकदम सही बोला भाई, कैसे कैसे होगी बताओ? क्योंकि बाकी सारे गलत आंसर हो चुके थे तो यही बचा था, ठीक है ना? ध्यान से, वो होगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बहुत काम आएगा बाद में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ डायगोनल पूछा जाता है। ए वेक्टर क्या बनता है? एक क्या होता है? ए प्लस बी, और एक क्या होता है? ए माइनस बी। या तो याद रख लो, ऑब्वियसली याद होगी आप तो, ठीक है ना? लेकिन बनेगा कैसे वो भी सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। सर इसमें दूसरा दूसरा क्या होगा? ये होगा, दूसरा वाला क्या होगा? ये होगा। अच्छा ठीक है,
सर अगर आप इसको इधर की तरफ खींचो तो ये क्या है, माइनस बी वेक्टर। एग्री करते हो? अच्छा, तो सर इसको बनाऊंगा तो क्या बनाएगा ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हाँ, इसको सर फ्रीली मूव करा सकता हूँ क्या जी, डायगोनल है सर। समझ गए आप, नहीं समझे? ठीक है, ये जो वेक्टर है यही वाला इधर डायगोनल मूव होता है ना? समझ गए ना आप? तो ये वाला जो ये वाली डायरेक्शन होती है यहाँ से आती है, यहाँ से, ध्यान रखना, ये होता है ए वेक्टर माइनस, समझ गए आप? इसको बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर। स्मार्ट बोर्ड से पहले हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल थी ना है ना, हमें बड़ा जोर लगता था इस बात को समझाने में कि ये इसके पैरेलल ही होगा। अब तो इसमें से निकाल दो, तुम दिख गया कि हाँ ठीक है, यही सेम ही तो जा रहा है उधर। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे मुश्किल बात जो थी इस चैप्टर की वो हो चुकी है, ये सबसे मुश्किल चैप्टर बात थी, ये समझ आ गई? ठीक है ना, कंसेप्चुअली सबसे मुश्किल बात ये वाली थी जो समझा दी हमने आपको। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ध्यान से, वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है? ठीक है, सर इसके जो एक्सेस बनते हैं वो ये बनते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इन तीनों में आपस में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है सर। तीनों में आपस में एंगल कितने डिग्री का होता है सर? 90 डिग्री का होता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर अगर मूव करना हो तो वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस इज जे कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस इज के कैप। समझ गए? अगर मुझे, अगर मुझे एक्स की डायरेक्शन में, अगर मुझे एक्स की डायरेक्शन में मूव करना है, मान लो एक्स पॉइंट तक जाना है मैंने, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्स आई कैप। एक्स मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप डायरेक्शन हो गई। फिर आपने वाई की डिस्टेंस तरफ मूव किया तो ये क्या हो जाएगा? वाई जे कैप। ठीक है ना, और उसके बाद आप जेड की डायरेक्शन में गए तो ये क्या हो जाएगा? जेड के कैप। इस पॉइंट पी के लिए आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मूव करेंगे। बोलो बात सही है गलत है? ठीक है ना, तो इस ये जो अगर ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो यहां से जो आपके पास वेक्टर बनेगा सर, ओपी वेक्टर, जो एक वेक्टर बना, उस ओपी वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा तुम जी बोलोगे तुम, अच्छा जी हो, ठीक है ना, तो अपना जेड ही रहेगा, लेकिन तुमसे जो होता है तुम कर लो। ठीक है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहां पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर द स्केलर कंपोनेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे? स्केलर कंपोनेंट्स। एंड ध्यान रखिएगा बेटा, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप कॉमा, ठीक है ना, आर द वेक्टर कंपोनेंट्स। इनको आप वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक छोटी सी बात और समझा दूं आपको यहीं पे, नहीं इधर देख, फिर एक्स एक्सिस से अगर मैं पोजीशन वेक्टर का एंगल बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को अल्फा कहते हैं। ठीक है ना, उस पोजीशन वेक्टर के ऊपर जो एक्स एक्सिस से एंगल आएगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। जो वाई एक्सिस से एंगल आएगा उसको क्या बोलते हैं? बीटा। और जो जेड एक्सिस से एंगल आएगा उसको क्या बोलते हैं? गामा। तो अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन, आर द डायरेक्शन एंगल्स। इनको आप डायरेक्शन एंगल्स कहते हो। अल्फा बीटा गामा को आप क्या कहते हो? डायरेक्शन एंगल्स। अच्छा, इस वेक्टर को दुनिया वाले आर वेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है ना, कभी कभी। पोजीशन वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय आर वेक्टर।
इज ऑल्सो आर वेक्टर। ओके, और इस आर वेक्टर की लेंथ कितनी होगी पता है आपको? ओपी वेक्टर जो होता है, ओपी वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हाँ कितना था बोल बोल? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा तुम्हें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन वो डायरेक्शन एंगल है, तो उस डायरेक्शन एंगल का कॉस निकाल दूं, कॉस का मतलब कोसाइन ही होता है, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तो अब क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? सर देखो, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। दिख नहीं रहा यहाँ पे, एंगल 90 डिग्री बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये है ये है एक्स और नीचे आएगा मॉड आर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या बनता है इसका? हाइपोटेन्यूस। हौच पौच हो गया। अच्छा ठीक, एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो ये देखो ये, अब सुंदर डायग्राम है आपके पास, ठीक है ना, आपकी बुक में बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये आपके पास सुंदर डायग्राम में है ना, मैं इतना सुंदर नहीं बनाऊंगा, मुझे जन्म और लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहीं यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। ये लेंथ देखो, इसके बीच में अब वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जब आप इसको 3D के ऊपर देखते हैं ढंग से, तो वो बात इस बात की गारंटी ले रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल, क्या कह रहे हैं? हाँ, औकात के बाद वाली बात है, क्योंकि वो अपने को जब पूरा 3D स्ट्रक्चर चाहिए उसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनता है, ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो 90 के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। 90 के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। और साथ वाली क्या हो गई? बेस। तो अगर मुझे इस कॉस अल्फा को फाइंड करना है, ये अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा क्या होगा? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आपको यहां से कॉस अल्फा कितना मिलेगा? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जिसको आप एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी कह सकते हो। बिना समझे आप याद कर लें तो आप सबसे समझदार हैं, ठीक है ना, सबसे समझदार आप ही हैं फिर आप। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? बीटा। अब यहाँ पर भी अगर प्रॉपर हाइपोथेटिकली देखा जाए तो यहाँ पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वो देखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कॉस गामा, कॉस बीटा कितना बनेगा? वाई अपॉन मॉड आर, जो कि कितना हो जाएगा? वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिखते रहना साथ साथ, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना। वही वही वाली बात है, ठीक है ना। कॉस गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा? जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, विच इज जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए आप? और इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को प्यार से आप LMN भी कहते हो। शुभमन गिल क्या कह रहा है? एक्साइटेड हूं मैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको बेटा आप L M और N भी कहते हो, ठीक है ना। LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस। एल कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस का एक और नाम भी होता है क्या? LMN। तो आप मुझे बताओ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, याद करने की बहुत सारी बातें हैं, एक बार वो सारी बातें याद हो गई तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट होते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिकली ये कितना हो गया सर? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है ना। एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही बात है सर। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका क्या मतलब है सर? जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर तीनों का एलसीएम कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या लिख दोगे आप?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कैंसिल होगी कितना आ गया 1। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है आज के बाद कि डायरेक्शन कोसाइंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। नोट कर लिया आपने ये सारा कुछ? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी बातें जो मैंने अभी भी करी है, ठीक है ना? यहाँ लिख देता हूँ ना, सुंदर लगेंगी थोड़ी। cos बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड आर, cos गामा इज इक्वल टू, बेटा शांत ओए, इज इक्वल टू एल एम और एन, जहाँ पे आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो एक बात और, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात छोटी सी यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, कहाँ ऐड करूँ? इस डब्बे में ऐड कर देता हूँ कि x कॉमा वाई कॉमा जेड आर ऑल्सो नॉन एज डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना? डायरेक्शन रेशियोज का छोटा सा सिंबल ये भी है, डी आर्स। डी आर्स का मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज, और डी सी जैसे लिखा होगा कभी, का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन कोसाइंस। समझ गए आप? अच्छा अब मैंने आपको एक वेक्टर दिया भाई, ठीक है ना? एक वेक्टर हमने आपको दिया ए वेक्टर विच इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है? तो हाँ भाई, कौन बताएगा? अभिषेक भाई, अभिषेक बता, इसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन है? तो अभिषेक है, बता। a1 a2 और a3, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा तू बता स्केलर कंपोनेंट कौन है? अब मजा आया, अब मजा आया है ना? सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। हाँ स्केलर कंपोनेंट क्या है? इधर सुन सुन, अब सुन क्या है, बता बता। कौन है सोच के बता। स्केलर कंपोनेंट कौन से है? हाँ अब सही बोला, a1 a2 a3। देखो ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड क्या थे? स्केलर कंपोनेंट। बेसिकली स्केलर कंपोनेंट और डायरेक्शन रेशियो सेम बात हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा अब कौन किससे पूछो? एकांश भाई, वेक्टर कम वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसके? गलत है, तू बता। a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ये क्या है? डायरेक्शन, सॉरी वेक्टर कंपोनेंट्स। समझ गए आप? हाँ बोल बोल। मैंने लिखा है सारा कुछ, मैंने सारा कुछ लिखा है जो मैंने पूछा है। अच्छा एक छोटी छोटी सी बात और, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। अच्छा मेरे पास एक और बी वेक्टर है विच इज b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अच्छा आपने सारा कुछ नोट कर लिया? मैं हटा दूं 1 मिनट के लिए? जितना मैंने लिखा फटाफट नोट कर लो, जल्दी 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 जल्दी। ए वेक्टर क्या है मेरे भाई? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी वेक्टर क्या है? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। सही बात है। अच्छा अगर मेरे पास, आप एक एक करके लिख, हाँ शांति से एक एक करके देखते हैं। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, ठीक है ना, देन a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो उनके सारे स्केलर कंपोनेंट भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑब्वियसली उनका डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके स्केलर कंपोनेंट भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। सेकंड बात है सर, अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना पड़ जाए तो सर क्या, कैसे एडिशन होता है? a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 जे कैप, और a3 प्लस b3 के कैप। दैट इज सारे कंपोनेंट एक्स वाले एक्स वाले के साथ ऐड होते हैं, वाई वाले वाई वाले के साथ, जेड वाले जेड वाले के साथ। नहीं एडिशन तो कभी भी हो सकता है, इक्वल की बात अलग है, एडिशन की बात अलग है, ठीक है ना? अच्छा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है मुझे अगर, तो a1 माइनस b1 आई, यहाँ प्लस लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, प्लस a2 माइनस b2
जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। समझ गए आप? चौथी बात, इफ A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, अगर दो वेक्टर आपस में बराबर है तो इनके जो कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं, उनका रेशियो सेम होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। या फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होता है, या तो स्केलर कंपोनेंट बराबर हो बोल सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होता है जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है, अच्छा देखो, मेरे पास ए वेक्टर था। ए वेक्टर क्या था? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अच्छा, के नहीं, लैम्डा लिख देता हूँ, के ऑलरेडी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। के को हटा के यहाँ पे मैं, हाँ कांस्टेंट है, लैम्डा लिख देता हूँ, है ना। वो के कईयों को कन्फ्यूजन हो सकती है, वो जेड का कंपोनेंट है। के कैप अलग बात है, के अलग बात है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ इसको निकालेंगे ना, इसका रेशियो जो आएगा वो लैम्डा ही तो आएगा। तो जो रेशियो आएगा वो लैम्डा ही तो आएगा मेरे भाई, स्केलर कंपोनेंट का जो। ठीक है ना। अच्छा, A इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अगर मुझे एकांश भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बता क्या करूं? अबे मैग्नीट्यूड से बता दियो, अब इज्जत की बात है। हाँ, डूब गई छोड़। हाँ, किसे पूछूं? हाँ भाई मंथन तू बता। मैग्नीट्यूड, हाँ। अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, सही बोल रहा है। अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3, ये क्या होता है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए आप यहाँ तक? फटाफट से नोट करिए, आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, दैट इज 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और मुझे बोला जाए फाइंड ए कैप। ए कैप मतलब इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। डायरेक्शन क्या होती है इसी के? सेम। तो इसका ये मतलब है कि सर अगर आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दें, वो कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा? 25 प्लस 4 29 और 9 38, अंडर रूट के अंदर 38। अगर आप बेटा ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है हमेशा। ठीक है ना। जो वेक्टर आपको दे रखा है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना होता है? डिवाइड। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5 अपॉन अंडर रूट 38 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 38 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 38 के कैप। ये वाला वेक्टर जो आपको मिला, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। समझ गए आप? अच्छा, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होती है? सेम होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात हमसे आपसे और पूछ लेते हैं कि भैया मेरे पास ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक, अगर इस वेक्टर का मुझे क्या निकालना हो? यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो बेटा क्या आएगा? सोच के बताओ। A1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आई कैप प्लस B1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर जे कैप प्लस C1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर के कैप। बोलो बात सही है? अब उसने यूनिट वेक्टर हमसे पूछा, हमने बता दिया। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा? इसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे। क्या पूछा? पहला पॉइंट क्या पूछा? फाइंड यूनिट वेक्टर। मैंने यूनिट वेक्टर निकाल के दे दिया उसको कि भैया कुछ नहीं करना आपको, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और हर एक स्केलर कंपोनेंट के साथ डिवाइड मार दो, आपको क्या मिल जाएगा जी?
यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नहीं अभी काम करो तुम डायरेक्शन कोसाइंस भी बताओ। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो बताएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताओ। तो हमने बोला डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L इज इक्वल टू कॉस एल्फा। अल्फा जैसी तो कोई बात ही नहीं बता रखी, रुक जा रुक जा। कॉस एल्फा क्या था, पहला वाला x कंपोनेंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। बात तो सही है, बात तो सही है। मतलब फिर m कैसे मिलेगा, कॉस बीटा b1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर। ये बहुत काम की बात कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ अभी, तुम्हें फील नहीं हो रहा, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हाँ लास्ट 5 मिनट रह गए ना, ठीक है ना, इसको ध्यान से पकड़ ले, ऊपर थोड़ा ऊपर होके बैठ, ठीक है ना थोड़ा ऊपर होके बैठ। ये वाला ये काम की बात है। इस अगली क्लास में सारे क्वेश्चन होने, अगली क्लास में ये सारी चीजों की जगह पे नंबर आ जाएंगे, बस करना वही है। वो तभी तो कहता हूँ ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खाली नंबर चेंज होना है बस, ठीक है ना, होना सब हर जगह वही है। मुझे एक वेक्टर दिया गया था, मुझे क्या निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है सर, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो स्केलर कंपोनेंट के नीचे जो आएगा ये पूरा का पूरा क्या है सर, यूनिट वेक्टर है। ठीक, फिर मुझे बोला गया इसी वेक्टर का क्या निकालो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दैट इज LMN। उसकी वैल्यू क्या थी, x अपॉन मैग्नीट्यूड, y अपॉन मैग्नीट्यूड, z अपॉन मैग्नीट्यूड। x का मतलब स्केलर कंपोनेंट का तो हुआ a1 अपॉन मैग्नीट्यूड, b1 अपॉन मैग्नीट्यूड, c1 अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा एक सेकंड, तो अब आज के बाद सुनो सुनो सुनो, आज के बाद अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो और मैं तुमसे डायरेक्शन को साइन मांग रहा हूं, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चा यहां से देख के बोल देगा अच्छा जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो एक्स वाला स्केलर कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन को साइन ही होता है। मतलब हर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आप निकाल चुके हो तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही तो डायरेक्शन को साइंस होते हैं। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालो, उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली अपने आप में ही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। हमें अलग से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है सर। अगर मेरे पास यहां तक क्वेश्चन रेडी था तो मुझे डायरेक्टली बता देना चाहिए था। तो आप यहां पे एक बात आज लिख लो, कल क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे कि स्केलर कंपोनेंट्स लिख लेना बेटा, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना। उसने मुझसे सर तीसरा सवाल पूछ लिया, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड x, y, z एक्सिस। उसने बोला इस वेक्टर का x एक्सिस से कितना एंगल है, y एक्सिस से कितना एंगल है और z एक्सिस से कितना एंगल है वो बताओ। बोलो ये कैसी बात है, ये तो हम बड़े प्यार से बता सकते हैं। एंगल बताएगा कौन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। बोला कॉस अल्फा तो पता है ये है, ये यूनिट वेक्टर निकालने से सारे काम हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने से डायरेक्शन कोसाइन भी मिल गए और डायरेक्शन एंगल भी मिल गए, है ना। तो बोलेगा कॉस, ये कॉस अल्फा कितना है, a1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा अल्फा कितना है, बोलेगा कॉस इनवर्स a1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये एंगल है उस वेक्टर का, किससे, x एक्सिस से। अल्फा इज द एंगल ऑफ दैट वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं सर, सिमिलरली बीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है सर। गामा कॉस इनवर्स c1 नहीं, c1 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी a2 था ना, यहाँ पे a2 था ना, ना b1 ही था, b1 ही था, सॉरी सर b1 ही था, c1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने a1 वेक्टर, अच्छा a1 b1 c1 ले लिया इस बार, ऐसे हालांकि ऐसा लेता नहीं है, a1 a2 a3 लेते हैं, तो गलती हो गई मुझसे, चलो कोई नहीं।
ठीक है, समझ तो गए ना आप वो स्केलर कंपोनेंट कैसा है। तो ये थी बेटा आज की क्लास, समझ में आई अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में आपकी पहली वैसे आप देखेंगे घर जाके, 5 मिनट मुझे और मिल जाए अगर, तो नहीं मिलेंगे। आपकी पूरी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है पहली, कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअल दूसरी कॉन्सेप्चुअली कोई क्वेश्चन बचने नहीं वाला अगर आप खुद भी घर जाके ध्यान से देखोगे। हालांकि कर पाओ तो अच्छा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। हाँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्केलर पर पढ़ा देंगे पहले, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बेटा।